नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का एनबी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ अमीशा यादव और वक्त है राष्ट्र धर्म का। राष्ट्र धर्म में आज चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासी वार पलटवार चल रहा है। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी में राजनीति भी गरमाने लगी है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के मामले ने पहले से ज्यादा तूल पकड़ लिया है। दरअसल एमसीडी ने अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एमसीडी के शिक्षा विभाग की ओर से नगर निगम के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों का सत्यापन कराने का आदेश दिया। एमसीडी की ओर से जारी ताजा आदेश में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा गया है कि अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए म्यूनिसिपल स्कूलों में प्रवेश के दौरान विभागीय अधिकारी जरूरी कदम उठाएं। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया है कि किसी भी अवैध बांग्लादेशी प्रवासी को जन्म प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। इस आदेश को लेकर आम आदमी पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर हो चुकी है। आप नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों को अपमानित करने और उनको उजाड़ने के लिए ये आदेश दिलवाए हैं ताकि उनको आम आदमी पार्टी की स्कीमों का लाभ न मिल पाए। इसके साथ ही संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने ही रोहिंग्याओं को बकरवाला की ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में बसाया है और अब ड्रामा कर रहे हैं। वहीं चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आबकारी नीति मामले में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में हाल ही में चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में कड़ाके की सर्दी के बीच सियासी पारा चरम पर है। हालांकि चुनाव की तारीख की घोषणा अभी बाकी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपने 70 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। साथ ही केजरीवाल आए दिन घोषणाएं भी कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया हायर स्टडी के लिए दलित छात्रों को डॉक्टर आंबेडकर स्कॉलरशिप दी जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जो इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज जो वार पलटवार हुए हैं, एक नजर उन पर। कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए, इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई। लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए। आपका साथ हम देंगे। आज यहाँ पे इस मंच से खड़े होके मैं सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करती हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमें इस देश का संविधान दिया, हमें वोट का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमें ये नारा देके गए, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। लेकिन बाबा साहब का सपना कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके, उनके 75 साल के बाद भी अगर एक राज्य में और एक सरकार ने और एक नेता ने पूरा किया तो वो सरकार दिल्ली सरकार है और वो नेता अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने 10 साल से लगातार अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाया, जिन्होंने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया, जिन्होंने गरीब परिवार से आने वाले बच्चों को
जेईई और नीट के एग्जाम क्लियर करने का मौका दिया, जिन्होंने दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को विदेश जाके, पेरिस जाके पढ़ने का मौका दिया, फ्रेंच सीखने का मौका दिया, वो नेता अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने आज दिल्ली के बच्चों को शानदार शिक्षा दी है। लेकिन कई बार ये सवाल उठता है कि बच्चे स्कूलों में तो अच्छी शिक्षा पा लेते हैं, लेकिन एक गरीब परिवार का बच्चा, एक पिछड़े परिवार का बच्चा स्कूल की शिक्षा पाने के बाद आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई आम इंसान, कोई गरीब इंसान, किसी भी पिछड़े हुए तबके का व्यक्ति अगर परेशान होता है तो उस परेशानी का समाधान हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी निकालते हैं। 3 दिन पहले जिस प्रकार से संसद में ये कहा गया कि अंबेडकर 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 एक फैशन बन गया है, तो उन लोगों को मैं कहना चाहती हूं, अंबेडकर एक फैशन नहीं, अंबेडकर एक पैशन है, और वो पैशन है शिक्षित करने का। अंबेडकर वो पैशन है दलित समाज को अग्रिम पंक्ति में लाकर समानता का अधिकार देने का। अंबेडकर वो पैशन है महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को खत्म कर कर महिलाओं को सम्मान देने का और आर्थिक तौर पर मजबूत करने का। और डॉक्टर राव अंबेडकर जी के उस पैशन को फॉलो कर रहे हैं दिल्ली के लोकप्रिय नेता, हम सब के भाई, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल। हमारे देश के हर राज्य में नरेंद्र मोदी सरकार अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप का प्रावधान करती है, लेकिन दिल्ली में उसको रोका हुआ है अरविंद केजरीवाल ने। चुनाव के टाइम में कहना कि हम ये कर देंगे, 10 साल क्या झक मार रहे थे? 10 साल आप हमारे अंबेडकर स्कॉलरशिप से सम्मानित नहीं कर सकते थे। अब जब आप स्वयं रोके हुए हो, आप चुनाव के समय जो बातें कर रहे हो, अब उस पे जनता कोई विश्वास करने वाली नहीं, क्योंकि 10 साल आपने नहीं किया। मैं पूछना चाहती हूँ माननीय केजरीवाल जी से, 1 दशक तक आपने यहाँ पर सत्ता भोगी है, लेकिन दायित्व नहीं उठा। ये योजनाएं जो आप आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं, ये यही परिलक्षित कर रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आपके लिए जन कल्याण केवल एक चुनावी जुमला है। एक एक योजना को उठाकर देख लेते हैं। सबसे पहले है जो इन्होंने महिलाओं के लिए योजना घोषित करी है। याद होगा पंजाब में भी इन्होंने 3 साल पहले 2021-2022 में यही योजना घोषित करी थी। आज तक 1 रुपया नहीं आया पंजाब की बहनों के खाते में। दिल्ली की बहनों को भ्रमित करना इन्हें बंद करना चाहिए। दूसरी तरफ भाजपा की डबल इंजन की सरकार का जलवा आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और बाकी भी जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, वहां पर महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है। अगर हम बात करते हैं संजीवनी योजना की, तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं अपना मुंह छुपा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के 7 सांसद चले गए हैं दिल्ली हाई कोर्ट और वहां पे पूछा जा रहा है कि इन्होंने आयुष्मान भारत दिल्ली में क्यों नहीं लागू होने दी, जिसके तहत 70 वर्ष से बड़े सभी वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त 5 लाख रुपए का इलाज मिलता है। तो अब इनको बुजुर्गों की याद आ रही है। ये पूछना चाहूंगी, क्या 1 दशक से दिल्ली के बुजुर्ग नहीं? तो ये उसी के सीक्वेंस में लगातार जिस प्रकार से अलग अलग यूनियंस के, अलग अलग एसोसिएशंस के अलग अलग जगह दिल्ली की जनता का सुझाव लिया जा रहा है कि मैनिफेस्टो क्या होना चाहिए। बेसिकली बीजेपी मैनिफेस्टो नहीं बना रही है, पार्टी मैनिफेस्टो नहीं बना रही है। दिल्ली की जनता खुद अपना मैनिफेस्टो में सुझाव दे रही है, फीडबैक दे रही है और बहुत जल्द बहुत अच्छा मैनिफेस्टो दिल्ली की जनता के सामने पेश किया जाएगा। अब देखिए, केजरीवाल जी के बारे में तो मैं क्या बोलूं। अन्ना हजारे जी ने कह दिया है बहुत दुखी मन से कि उसने सोचा नहीं था कि अन्ना के आंदोलन से ऐसा कि इंसान पैदा होगा जो आंदोलन को हाईजैक करके अपना सत्ता के लिए इस्तेमाल किया है। तो जो अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता है, उस इंसान केजरीवाल जी। तो आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी और दिल्ली में हालांकि ठंड है, लेकिन जो सियासी पारा है वो बहुत हाई है। और आज दिन भर दिल्ली में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसकी एक झलक, उसकी एक तस्दीक आपको दे देते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के मसले पर बीजेपी आमने सामने है। दूसरा,
आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी एलजी की ओर से दी गई है। तीसरा, अरविंद केजरीवाल की ओर से अंबेडकर सम्मान योजना दलित छात्रों के लिए यहां पर आज घोषणा की गई है और इन्हीं सब पर आज दिन भर दिल्ली का सियासी पारा हाई रहा और इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करवा देती हूं, हमारे साथ बीजेपी नेता तपोष पाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस नेता इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता देव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले आप सभी मेहमानों का एएनबी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। तपोष पाल जी, सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है और जिस तरीके से संसद के अंदर जो कुछ बहसबाजी, जो कुछ यहां पर बयानबाजी हुई संजय सिंह और जेपी नड्डा के बीच में, उसके बाद लगातार इस बात को लेकर हमलावर है कि बीजेपी पूर्वांचलियों को बांग्लादेश रोहिंग्या बताकर उनका अपमान कर रही है और अब आम आदमी पार्टी रात्रि प्रवास पर इन पूर्वांचल कॉलोनियों में जाएगी और उस वीडियो को दिखाकर बताएगी किस तरीके से बीजेपी वोटर लिस्ट से उनका नाम हटाकर उनकी नागरिकता छीनने का काम कर रही है और उनका अपमान कर रही है। देखिए, ये दिक्कत तो है आप पार्टी के साथ। आप पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने पूरे देश की इंटीग्रिटी और उसकी एकता के साथ खिलवाड़ किया है। सीएए का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे, जब राम मंदिर का मुद्दा था तो उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारी नानी ने कहा कि वहां पे हॉस्पिटल बना दो, और बाद में जब राम मंदिर बन गया तो कह रहे हैं कि सरकार पूरा करने की। तो इस तरीके का ये बंदा है और ये व्यक्ति है केजरीवाल जी, और ये दिन भी हो आए हैं तो उनको ये बहुत साफ सुथरे रह नहीं गए हैं। पहले तो इस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया था कि केजरीवाल जी जिसको बोल दे वही ईमानदार हो जाए, लेकिन मैं बता दूं इस बार आप पार्टी बुरी तरीके से इलेक्शन हारेगी दिल्ली में। उसके कई रीजन है। एक तो भ्रष्टाचार का आरोप है। आपने देखा है किस तरीके से ये मालिश करा रहे थे इनके मंत्री जेल के अंदर। मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में। इसके अलावा केजरीवाल जी खुद जाके होके आए हैं। लोकप्रियता में गिरावट, इनकी जबरदस्त तरीके से लोकप्रियता में गिरावट आई है। इनकी नीतियों से लोग असंतुष्ट हैं। 10 साल का कार्यकाल इन्होंने ऐसे फालतू बातें कर करके निकाल दिया। मोदी सरकार की लोकप्रियता देखिए, मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपनी लोकप्रियता हासिल की है और तीसरे टर्म में आए हैं, इन लोगों के झूठे वायदों के बाद भी आए हैं और आज भी लोकप्रियता उनकी बढ़ ही रही है, कम नहीं हुई है मोदी जी की। तो इससे भी एक रोष है आप पार्टी के जो वो सोच रहे हैं कि वो जीत जाएंगे इलेक्शन। चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है गठबंधन की विफलता है इनके अंदर। ये जब इन्होंने देखा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में हार गए तो ये धीरे से कन्नी काट लिए हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस से ये गठबंधन नहीं करेंगे। इसके लिए इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी और कहा कि कभी नहीं करेंगे, लेकिन ये कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, लोकसभा इलेक्शन में भी किए और इस समय ये पहले ही कट लिए उनसे। स्थानीय मुद्दों की अनदेखी ये बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है, जैसे कि प्रदूषण और जल का संकट है कंटिन्यूअसली। और अभी आपने देखा होगा कि एक कोचिंग में पानी भर जाने के कारण वहां पे कई लोग की 3 या 4 छात्राओं की मृत्यु हो गई थी। वो बहुत दुखद था। तो इस तरीके की कई चीजें हैं जो कि स्थानीय मुद्दों पे बहुत ज्यादा हावी है। राजनीतिक अनुभव की बहुत भारी कमी है इनके नेताओं में। मैक्सिमम नेता जो अनुभवी थे वो छोड़ के चले गए हैं केजरीवाल जी के बिहेवियर के कारण। आपको याद होगा स्वाति मालीवाल भी रिसेंटली उनके घर में हाथापाई हुआ और उसके बाद वो भी निकल गए। ठीक है। तो भाजपा का आक्रमणकारी रणनीति और जनता का विश्वास डगमगाना, ये 2 प्रमुख कारण हैं। इसके कारण हम पुरजोर तरीके से इस बार दिल्ली में भाजपा अपनी सरकार बने। ठीक है शैलेंद्र जी, तपोष पाल जी ने 4 रीजन बताए क्यों अब की बार आम आदमी पार्टी हारेगी और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है वो लगातार घटती जा रही है। 10 साल के शासन से दिल्ली की जनता नाखुश है और इसी वजह से इन 10 साल के नाकामियों को छुपाने के लिए आम आदमी पार्टी ये सारे मुद्दे यहाँ पर उठा रही है। जी नमस्कार जी। सबसे महत्वपूर्ण विषय तो
ये है कि हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की खुशहाली के लिए जन जन तक पहुंच करके ऐसे उनकी जन समस्याओं को सुना जाए और उस मुद्दे को अपने मैनिफेस्टो में या भविष्य में हमारी सरकार बनती है विधानसभा चुनाव में तो हम इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, उसको लेकर के लगातार हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी द्वारा अनवरत कार्यक्रम महीनों से चलाए जा रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय यह है कि अभी इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो लोकतंत्र की लगातार कहीं न कहीं हत्या की जा रही है, बिहार और पूर्वांचल के जुड़े हुए एक बड़ा वर्ग जो है दिल्ली के में लोगों की आबादी है जो रहते हैं और हमारे वोटर भी हैं, वहां के दिल्ली के प्रॉपर अस्थायी वोटर भी हो चुके हैं, उनका नाम भी दर्ज है। उसको लेकर के एक बड़ा सबसे चिंतनीय विषय यह है कि 3600 लोगों को नाम काटने के लिए इलेक्शन कमीशन के यहाँ एक एप्लीकेशन दायर की गई है लोकसभा चुनाव के बाद। इन नवंबर की घटना है जिसमें एक सूची हमको भी उपलब्ध हुई है मीडिया के माध्यम से या पार्टी फोरम से, जिसमें 18 या 1900 लोग ऑन रिकॉर्ड मौके पे पाए गए हैं जो उपस्थित है, वहाँ पे रह रहे हैं, उनका आवास है, अस्थायी रूप से वहाँ रहना भी हो रहा है। तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं लोकतंत्र से निवेदन करता हूँ, ये बहुत बड़ी चुनौती भी है कि वोट के अधिकार जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया है, वो अमीर हो या गरीब हो, सबको बराबर का अधिकार मिला। उसकी वोट की ताकत गरीब हो या अमीर हो सबकी बराबर है। उस वोट की ताकत को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है। संविधान को कुचलने का निरंतर जो पुनराघात किया जा रहा है, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये सबसे चिंतनीय विषय है। अगर हमारा चुनाव जो हमारा वोटर है जो निर्णय लेता है कि हमें किस सरकार को चयन करना है, किस सरकार का किस प्रत्याशी को जिताना है, अगर उसका वोट ही देने का अधिकार लोकतंत्र में खत्म कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से ये हमारे जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस आजादी के लिए अपनी कुर्बानी आहुति दी थी, उस आहुति हमारी व्यर्थ जाएगी। उनकी आत्मा को निश्चित रूप से बहुत बड़ा ठेस पहुंचेगा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस तरह के लोकतंत्र की हत्या क्यों की जा रही है। तो ये बहुत बड़ा विषय है। ठीक है जी शैलेंद्र जी, आपने जो मुद्दा उठाया है, बाकी गेस्ट के पास जाऊं। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आपने जो मुद्दा उठाया है, बाकी गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले तपोष पाल जी से काउंटर ले लूं। तपोष पाल जी, लगातार आम आदमी पार्टी इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को भी जाकर कर चुकी है कि किस तरह से बीजेपी और यहाँ पर शाहदरा का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि 11,000 जो वोटर्स है उनका नाम लिस्ट से हटवा दिया गया है और उन वोटर्स का नाम हटवाया जा रहा है जो आम आदमी पार्टी के वोटर है, खासकर उनमें जो पूर्वांचल के वोटर है। और जिस तरीके से सदन के अंदर जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला चला, जिस तरीके से जेपी नड्डा ने कहा कि पूरा प्रोविजन होता है, वो चीजें उस पर आप सांसद ने कहा कि किस तरीके से बीजेपी पूर्वांचलियों को कंपेयर कर रही है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप इसका आरोप लगा रही है या फिर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, तो इसके डिटेल्स इनको कहां से मिले हैं? नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ पूर्वांचलियों का हटाया जा रहा है। भाई आप एक बात बताइए, जब देखिए यही दिक्कत है, ये सब बड़े अपने पिताजी के लड़के हैं तो ये सूट बूट पहन के आ जाते हैं राजनीति में। बूथ पे इन्होंने कभी काम किया नहीं है, ग्राउंड की नॉलेज इनको है नहीं। देखिए मैं खुद एजेंट बनता था और मैंने बूथ पे काम किया है और मैंने ग्राउंड रियलिटी से मैं जुड़ा हुआ। मैं आपको बता दूं कि हर एक चीज का ये गुप्त तरीके से किया जाता है। इसके बारे में हमें जब तक कि इलेक्शन होना होता है उसके 1 या 2 दिन पहले अपडेटेड लिस्ट आती है हमारे पास। ये अभी से बताना शुरू करके इतने हट गए, इतने आ गए, तो इसका मतलब कौन है इनके संपर्क में, ये बता दीजिए ना। इलेक्शन कमीशन के लोग क्या इनके साथ डेली इनको अपडेट देते हैं क्या? एक लिस्ट अपडेट होने में अगर वो डिलीट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिलीट रिक्वेस्ट मैं डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वोटर आईडी कैंप किया था, बेंगलोर की बात बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरे देश से लोग आते हैं,
तो भाषाओं का भी आदान प्रदान के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं काफी उसमें काम किया हूँ वोटर ID वो लेके। तो किसी का अगर 2 विधानसभा में बना हुआ और उनको डिलीट करना है तो 2 बार फॉर्म जाता है, एक उनके पुराने एड्रेस पे जाता है, एक उनके नए एड्रेस पे जाएगा, और उसके बाद इन दोनों में से उनको सिलेक्ट करना होता है और उसके लिए 15 से 20 दिन का समय दिया जाता है। किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि डिलीट कर दिया, ये कर दिया, ये कुछ वो हो रहा है। ठीक है, एक दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपको किसने बताया कि इतने लोगों को डिलीट कर दिया? कौन आके बता रहा है आपको? क्योंकि अगर आज डिलीशन स्टार्ट हुआ या अपडेशन स्टार्ट हुआ है तो उसके 6 महीना या 7 या 8 महीने के बाद नई लिस्ट आती है। ठीक है, तो आप बताइए, ये कह रहे हैं कि अभी ये रोहिंग्याओं पे बात करना शुरू कर दिया, पूर्वांचलियों का पूरा डिलीट कर दिया। पूरा डिलीट होता ही क्या आपके पास अपडेट आ गया है? ठीक है, ये फालतू की बातें कर रहे हैं। ठीक है, तपोष पाल जी, शैलेंद्र जी जवाब देना चाहते हैं। शैलेंद्र जी जी बोलिए। मैं अभी लोकसभा के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में जी मैं पूरे दावे के साथ और पूरे जिम्मेदारी से इस बात को कहना चाहूंगा कि जिस बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट पड़ने की आशंका थी, उस बूथों के नाम हजारों में काटे गए, हजारों में ऑन रिकॉर्ड है। ये इलेक्शन कमीशन के यहाँ ऑन रिकॉर्ड एप्लीकेशन के साथ सभी दस्तावेज के साथ ये जमा किया गया है जी। इनकी तरह झूठ बोलने का मेरे पास कोई मशीन नहीं है, मोदी जी की तरह और इनके प्रवक्ता की तरह। ऑन रिकॉर्ड मैं लोकसभा प्रभारी बांसगांव, जो माननीय योगी जी की जिला है, गोरखपुर के अंतर्गत आता है, और देवरिया की 2 विधानसभाएं मिलकर के लोकसभा बांसगांव बना है, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं। इन्होंने आरोप लगाया कि टाई और सूट पहन के नहीं चले आते हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हमारे जननायक राहुल गांधी जी हमारे नेता है, माननीय प्रियंका गांधी नेता है। मैं लोकसभा बांसगांव में कई बूथों पे स्वतः मैं प्रभारी था, और मैं पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ ठीक है शैलेंद्र जी, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तानाशाही करके डीएम के द्वारा हमारे लोकसभा प्रत्याशी माननीय सदन प्रसाद जी को जबरदस्ती हराया गया। देवमोहन जी देखिए, लगातार अरविंद केजरीवाल एक्टिव मोड पर तो नजर आ रहे हैं, तमाम योजनाएं उनके ओर से लाई गई है। आज जो उन्होंने अंबेडकर सम्मान योजना की पहल की है, सबसे पहले उसी पर बात करना चाहूंगी सर। बीजेपी की ओर से एक ट्वीट किया गया है, उन्होंने कहा है कि ये रीलॉन्च है, क्योंकि 2019 के अंदर इसी तरीके की योजना लाई गई थी। दलित छात्रों को विदेश में पढ़ने का सपना दिखाकर योजना की घोषणा की। 2019 से 24 के बीच में केवल इस योजना का जो लाभ था वो 5 छात्रों को मिला, और 2024 है और ये जो विधानसभा चुनाव है इसके लिए फिर से इसी योजना को रिलॉन्च कर दिया। देखिए, दिल्ली की जनता ने पिछले 3 बार से आम आदमी पार्टी पर, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के अध्यक्ष श्री अरविंद केजरीवाल जी पर पूरा भरोसा जताया है, और 3 बार हमारी पार्टी को सत्ता में बिठाया है, लेकर आए जी। और हमने ये ऐसे ही नहीं जताया, हमने जनता के मुद्दों की राजनीति की है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा, ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमारी पार्टी ने पिछले 10 साल में, 12 साल में किया है। अभी कोई भाई बता रहे थे, जो ये बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी, ये बता रहे थे कि इनको लिस्ट कौन दे देता है, कौन का। असल में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने खेला किया है हरियाणा में, महाराष्ट्र में, वो दिल्ली में नहीं चलने वाला है। हम लोगों को पहले ही पता लग गया। अरे झूठ बात होती तो सदन के पटल पे कैसे रख सकते थे? और आपके पार्टी के नेता सदन नड्डा साहब, जेपी नड्डा जी ने कैसे एक्सेप्ट किया उसको कि हाँ वो कटवा रहे हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया से कटवा रहे हैं। पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बता दिया उन्होंने। यहाँ टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं, ये बूथ के हैं, ये पता नहीं क्या क्या काम बता रहे हैं, लेकिन इनको पता है कि इनकी पार्टी एक्सेप्ट कर रही है और सारे दस्तावेज है हमारे पास कि किस विधानसभा से एक इलेक्शन कमीशन का नियमावली है जी, 10 लोगों से ज्यादा एक बार में कोई एक व्यक्ति वोटर कार्ड काटने के लिए, नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकता। इनके एक आदमी ने 5-5 हजार लोगों के नाम काटने की एप्लीकेशन दी हुई है। चादरा में 11,000 लोगों के नाम काटने की एप्लीकेशन 2 आदमियों ने दी हुई है।
करावल नगर में 4,000 लोगों के नाम काटने की एप्लीकेशन 2 आदमी ने दी हुई है, वो भाजपा के पदाधिकारी है जी। किस तरीके की बातें कर रहे हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों पर राजनीति करती है। जनता को बिजली देने का काम, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे काम किया हमने। ऐसे नहीं जनता ने भरोसा दिखाया है। वो बता रहे थे कि मोदी जी 3 बार से जीते हैं, तो हम लोग कितनी बार से जीते हैं? हम भी जीतेंगे। और ये जो डराने का काम आज शुरू किया है जी, कि पूर्वांचलियों के अनऑथराइज्ड कॉलोनी में घर तोड़ देंगे, एमसीडी से एलजी साहब ऑर्डर लेके आ रहे हैं, रेडी पटरी को हटाएंगे। मतलब इस तरह की छोटी सोच रख के आप राजनीति नहीं कर सकते। पूर्वांचलियों को दिल्ली में दबा नहीं सकते। 40-40 साल से लोग रह रहे हैं, आपको टैक्स दे रहे हैं, दिल्ली के विकास में भागीदारी है हम पूर्वांचलियों की। आप किस तरीके से इस तरह की बात कर रहे हैं? कहीं भी बैठ के झूठ बोलना शुरू कर देते हैं आप। ठीक है देव जी। जी जी जी, जी। संदीप जी, देखिए अब जो रोहिंग्याओं का मुद्दा है, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा है, बहुत जोर पकड़ रहा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं और पूर्वांचलियों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, ये किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव को कितना इम्पैक्ट करेगा ये, और कौन सी पार्टी को सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी अब इस मुद्दे को लगातार लेकर जाने वाली है आगे, और रात्रि विश्राम के तहत तो वो जेपी नड्डा ने जो बयान संसद के अंदर दिया, वो तो कॉलोनी में जा जाकर दिखाने वाली है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का ट्रायंगल चुनाव है, कांग्रेस भी मैदान में है, आम आदमी पार्टी भी मैदान में है और बीजेपी भी मैदान में है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, डिबेट से लेकर सड़क तक, पार्टियों के लेवल तक, पार्टी के मंच तक, मीडिया में, हर जगह आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर है जी। तो जिस तरीके से, अब मैं बात पे आता हूं, जिस तरीके से जेपी नड्डा का स्टेटमेंट आया था पहले, अब अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पे है, यानी कि माइलेज ले रही है। आम आदमी की जो स्ट्रेटेजी है बीजेपी को घेरने की, वो भी सफल होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आतिशी हमलावर है, वो चीज भी नजर आ रही है। जिस तरीके से इनके प्रवक्ता फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, वो चीज भी नजर आ रही है। और अंबेडकर वाला मुद्दा, अंबेडकर कहना बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसको तो कोई भी पार्टी या किसी भी पार्टी का सुप्रीमो छेड़ता नहीं है। जिस तरीके से अमित शाह जी ने उस चीज को हास्यास्पद बनाने की कोशिश की या जिस तरीके से तंज करने की कोशिश की, वो मुझे लगता है बीजेपी में एक बार फिर दिल्ली में भारी पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर। और आम आदमी पार्टी की जो काम करने की तरीका है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो भी बीजेपी को मात दे जाती है, हर फील्ड में मात दे जाती है, चाहे रूट लेवल से काम करने वाली बात हो। तो कहीं ना कहीं मेरा एनालिसिस ये कहता है कि आज की तारीख में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से आगे निकल चुकी है। जी ठीक है संदीप जी। तपोषपाल जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से देव जी ने जो तमाम बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को लेकर बात की और खासकर पूर्वांचलियों को लेकर बात की है, और जेपी नड्डा ने जो सदन के अंदर कहा था कि सोचने वाली बात यह है कि 10 साल से जो आम आदमी पार्टी सत्ता में है, कहीं वो रोहिंग्या बांग्लादेशी वोट के सहारे तो नहीं है। तो सर, ये तो केंद्र सरकार का मुद्दा है ना कि आखिरकार कैसे जो है रोहिंग्या बांग्लादेशी भारत के अंदर घुसपैठ कर रहे हैं, सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, उनको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी विदेश मंत्रालय की है, तो फिर केंद्र सरकार इसमें क्या कर रही है? समय आपने देखा भी होगा कि दिल्ली पुलिस सघनता से इसकी जांच कर रही है और जितने बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है उसको निकाला भी जा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जी जी देव जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। तपोषपाल जी बोलिए। जी जी, आप पार्टी के जो सहायक थे, आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि जब उनको दिल्ली के तरह से भगाया गया तो वो एनसीआर में और या दिल्ली के बॉर्डर पे उनको ले जाके बैठाना और पर्सनल लेवल से अपने खर्चे से इन्होंने रोहिंग्याओं को और उन लोगों को जिनको कि भारत सरकार ने डिस्कार्ड किया, उनको ये पानी, बिजली, इन सब की सहूलियत देना शुरू कर दी। देखिए, अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी बहुत आगे चली गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी आगे गई है, वो गई है अपने मुद्दों से छूटने के लिए, यू टर्न लेने के लिए, देश विरोधी एक्टिविटीज में, करप्शन में। पहले ये सर्टिफिकेट बांटते थे ईमानदारी का, लेकिन एक लाइन से जिस तरीके से पकड़े गए हैं ये,
वो चाहे शराब घोटाला हो, चाहे धीरज साहू के साथ इनका तालमेल हो, चाहे हेमंत सोरेन के साथ इनकी गठजोड़ हो, तो ये जग जाहिर है। जब मालिश करा रहे थे तो वो क्या कौन सा ईमानदारी का परिचय दे रहे थे? तपोषपाल जी देखिए, ठीक है, तपोषपाल जी भ्रष्टाचार का आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। और जो बांग्लादेशियों की आपने बात की कि आम आदमी पार्टी सारी सुविधाएं उनको दिल्ली के अंदर मुहैया करा रही है, तो आम आदमी पार्टी की ओर से और खासकर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उनकी ओर से एक बयान दिया गया है कि जो हरदीप सिंह पुरी है उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है उनको बकरवाला के अंदर AWS फ्लैट के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। नहीं, ये गलत किया हुआ है। और कैसी बातें करते हैं आप? गलत इंफॉर्मेशन क्या है उनका? जाइए 2022 का ट्वीट देखिए आप हरदीप पुरी का, अपने मंत्री को ही आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। आपने उन्होंने देव जी प्लीज सर एक सेकंड, मैं आपके पास आ रही हूँ। तपोषपाल जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देव जी आ रही हूँ आपके पास, काउंटर लूंगी। देव जी आपसे काउंटर लूंगी, 1 मिनट। देखिए, जो नड्डा ये अभी कह रहे थे कि नड्डा जी ने एक्सेप्ट किया है कि वो एप्लीकेशन डिलीट कर रहे हैं, उसका एक्सेप्टेंस लिया है। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करती है, वो किसी मंत्रालय के अंदर में नहीं आता। इन्होंने तुरंत देवी नड्डा जी का नाम चिपका के उसमें जो है तुरंत अपना काम बता दिए, झूठ बोल रही है, साफ दमकोरे का दिन। ठीक है तपोषपाल जी, आपने जो सवाल यहाँ पर उठाया उनका जवाब मैं देव जी से लूंगी, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, करीब तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार। छोरे तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह, हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं दिल्ली के अंदर इस वक्त जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के मुद्दे पर इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है, इन्हीं सब पर चर्चा करें और खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी देव जी, अब आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं, अब काउंटर दे सकते हैं। देखिए, इसमें ये सीधी सारी बातों को खुद ही डिनाई किए जा रहे हैं। सदन में इनके नेता ने खड़े होकर एक्सेप्ट किया कि इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग चीज है, भारतीय जनता पार्टी के लोग विधानसभा वाइज वोट काटने की एप्लीकेशन दे चुके हैं। इनके नेता ने एक्सेप्ट किया है सदन में खड़े होकर। किस तरीके की बातें कर रहे हैं? और उसी में उन्होंने बताया है कि 4 तरह के नाम गिनवाए उन्होंने, पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, बांग्लादेशियों के। अरे तुम पूर्वांचलियों को बांग्लादेशियों से कंपेयर करना शुरू कर गए हो? आपको पता नहीं है क्या? सिर्फ टारगेट वही है कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर है उनको किस तरीके से नाम कटवाया जाए। भाई अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं 70। देखिए, ठीक है सर, इस बात पर एग्रीड है कि जो जिम्मेदारी होती है सीमा की वो केंद्र सरकार की होती है, तो केंद्र सरकार के अंदर ये पूरा अंडर आता है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ को रोका जाए, रोहिंग्या को रोका जाए या उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाए। लेकिन अमानतुल्लाह खान का सर नाम तो आपको आपके पार्टी के जो एक बड़े नेता है, विधायक है आपकी पार्टी के, सर उनके बयान सुने हैं आपने रोहिंग्याओं को लेकर, किस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं? भाई अमानतुल्लाह खान इस देश की केंद्र सरकार तो है नहीं। केंद्र सरकार है क्या सर? दिल्ली आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक है सर, उन्होंने
सुनिए, मैं सुना देती हूँ, मैं बता देती हूँ सर। रुकिए देव जी, सुनिए, एक मिनट सुनिए सर। उनका बयान, उन्होंने क्या कहा है ओपनली, उन्होंने कहा है केंद्र सरकार रोहिंग्याओं को देश के लिए खतरा बताती है, लेकिन भारत में रोहिंग्या तो खुद ही खतरे में है। इसके लिए जो आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं हैं, कोविड के समय पे जो योजनाएं थी, उन्होंने कहा कि अब एज अ विधायक के तौर पर उनको 10,000 रुपए और 10 किलो राशन जो है रोहिंग्याओं को दिया जाएगा। रोहिंग्याओं को दिया जाएगा, ये कहां लिखा है सर? उन्होंने बयान दिया है ओपनली, उनका बयान आपने देखा नहीं अमानतुल्लाह खां का? बिल्कुल नहीं। इस देश के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि यूएन की कोई पॉलिसी बनी हुई है जिसके तहत हमें उन्हें छत देना है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर रोहिंग्याओं को। इन्होंने बक्करवाला, ये भी जिक्र भी किया उन्होंने बक्करवाला का। वो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने ले जाके वहां पे बसाने का काम किया है। तो रोहिंग्याओं को हम कहां ला रहे हैं? हम क्या सीमा पे सटे हुए राज्य हैं कि हम केंद्र सरकार में बैठे हैं कि हम कौन है हम लोग? सर वो चीज आपकी मानती हो, इससे तपोष पाल जी से जवाब भी लूंगी, जो ईडब्ल्यूएस जो फ्लैट का जो मामला है। लेकिन अमानतुल्लाह खान तो आम आदमी पार्टी के विधायक है ना, और जो बीजेपी आरोप लगा दी है कि आम आदमी पार्टी सारी सुविधाएं जो है रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रही है, फिर वो उनके बयान से सच भी साबित होती है। जी देव जी। हाँ जी जी। अच्छा ठीक है, मुझसे सवाल था, मुझे नहीं पता चला। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आम आदमी पार्टी ने हेल्थ मॉडल दिया, किसके लिए दिया? शिक्षा मॉडल दिया, किसके लिए दिया? 1797 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में हमने सड़क, सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने का काम किया, जबकि जब हमारी सरकार बनी थी सुप्रीम कोर्ट की काम पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पैसा नहीं लगा सकते थे हम, तब भी हमने किया। किसके लिए किया? दिल्ली के लोगों के लिए किया, दिल्ली की जनता के लिए किया। कोई उठ के कह दे कि पूर्वांचली जो है रोहिंग्या है, उससे नहीं काम होता है। रोहिंग्या को बसाने का काम किसने किया है? किसका ट्वीट है वो? आज भी देख लीजिए आप। ठीक है देव जी। तपोष पाल जी, क्यों लगता है बीजेपी को कि पूर्वांचली जो है बांग्लादेशी या रोहिंग्याओं के समान है? क्यों लगता है सर, क्यों वोटर लिस्ट से उनके नाम कटवाए जा रहे हैं? बार बार ये आम आदमी पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है, अभी देव जी ने ये सवाल किया फिर से। देखिए, पूर्वांचली और रोहिंग्याओं के बीच में जो ये एस्टैब्लिशमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके मस्तिष्क की उपज है। और मैं बता दूं, ये बार बार कह रहे हैं कि हेल्थ मॉडल है। आप कोई एक बड़ा हॉस्पिटल या कोई एक हॉस्पिटल ही बता दीजिए जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता हो, जिसका रिहैबिलिटेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने किया। कोई एक नाम बता दीजिए। सारे के सारे हॉस्पिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। एक चीज और बता दूं, ये दिल्ली सरकार के अंडर से जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें से बड़ा हिस्सा इन्होंने वोट को देने के लिए वो पेशकश किए हैं। और वो चुनाव जीतने के लिए बार बार इन्होंने इस तरीके के हथकंडे यूज किए। देखिए, शिष्टाचार थोड़ा रखिए, बीच बीच में मत बोलिए, ठीक है? क्योंकि न तो आपकी आवाज आएगी न हमारी आवाज आएगी। बार बार आप बीच में बोलेंगे तो उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है। देखिए, बाहर जाके शिक्षा देना और अम्बेडकर जी के वजीफे पे उसके अलग से स्कॉलरशिप बना रहे हैं, तो शैलेंद्र जी आ रही हूं, बस एक मिनट। ये 10 साल क्यों ले लिया इसके लिए? उन्होंने ये पहले से ही कर देते। जो अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, वो अम्बेडकर जी को जिन्होंने भला बुरा बोला है, कांग्रेस जिनको अम्बेडकर जी को जिन्होंने ग्रो नहीं करने दिया, जो हमेशा से विरोध में रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर लोकसभा का इलेक्शन लड़े, आपने प्रीवियस कई इलेक्शन लड़े, और आज आप जो है अम्बेडकर जी के लिए बहुत सहानुभूति लेके आए। तो देखिए, लोग तो देख रहे हैं ना, हिस्ट्री तो आप बदल नहीं सकते हैं, सारी चीजें हैं। मेरे पास अम्बेडकर जी को 1955 में उन्होंने जो BBC वर्ल्ड को स्टेटमेंट दिए थे और इंटरव्यू दिया था, मेरे पास उससे क्लिप्स है, आपको चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। उन्होंने गांधी के लिए क्या क्या बोला है, सब सारे चर्चा ही है। उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। आप, हो सकता है आप एक अच्छे प्रवक्ता हो अपने पार्टी के, लेकिन आप हिस्ट्री को तो नहीं बदल सकते ना। और हिस्ट्री ये बताता है कि कांग्रेस हमेशा से अम्बेडकर जी के विरोध में रही है, और ये जग जाहिर है। ठीक है, तब वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है, एक सेंटेंस वक्फ बोर्ड, जी जी, वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है। देखिए, आप खुद बताइए ना कि
राज्य के जो एफिलिएटेड मतलब अगर इस देश की जमीन का अधिग्रहण करने की अगर किसी के पास क्षमता होनी चाहिए तो वो देश के एजेंसियों के होने चाहिए, तो सरकारी एजेंसी है। ठीक है सर, वक्फ बिल आज हमारा मैटर नहीं है। और शैलेंद्र जी आप रखिए अपनी बात। जी, सबसे बड़ी बात है कि देव जी आ रही हूँ, बस एक मिनट। जी शैलेंद्र जी बोलिए। माइनॉरिटी के बिना मुसलमान के ना इनकी राजनीति चलती है, ना इनका डिबेट में कोई डिबेट कंप्लीट होता है। लोकतंत्र के इस जो चुनाव है एक बड़ा महापर्व है, उसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरी तरीके से उस लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये दिल्ली की ही घटना नहीं है, दिल्ली में ऑन रिकॉर्ड एथेंटिक रूप से ये बात निकल करके आई है। ये बात है, ऐसे पूरे देश के सभी विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी द्वारा इस तरह से तमाम तरह के लोगों का नाम हजारों लाखों में काटे जाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से भाजपा के गोद में बैठ चुका है। जो भाजपा और अमित शाह मोदी जी द्वारा कहा जाता है शैलेंद्र जी एक बात बताइए, इस कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर कहाँ स्टैंड करती है सर? मैं आ रहा हूँ। अभी इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के कुछ बात कहा। मैं पूरे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, इनके मन में बाबा साहब के प्रति हमेशा से बाबा साहब के लोग कभी भी पसंद नहीं किए। उनके विचारधारा को हमेशा इन्होंने जलाने का काम किया। जिस बाबा साहब ने संविधान का ड्राफ्टिंग किया, उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा हमेशा उसको अस्वीकार किया गया है। और लोकसभा के पटल पे अमित शाह जी द्वारा किस तरह का अपमानजनक टिप्पणी की गई है, इसलिए ये बाबा साहब को लेकर के ऐसा कोई बयान न दे जो अस्वीकार हो। ये देश पूरा विश्व इस बात को जानता है। शैलेंद्र जी देखिए, देव जी भी कुछ बोलना चाहते हैं और संदीप जी भी कब से वेट करें, उनके पास भी जाना है। कम से कम ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेश और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर, पूर्वांचलियों के मुद्दे पर कहां स्टैंड करती है सर? बिल्कुल स्टैंड ही नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके हमारे पूर्वांचल और बिहार के जितने वहाँ मूल रूप से अब वोटर हो चुके हैं, जो 40 साल से वहाँ रह रहे हैं, निवासी हो चुके हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। उनके हक अधिकार को, उनके एक नए गठन की सरकार को न चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके नाम काटे गए हैं। पहले तो इलेक्शन कमीशन जिनके द्वारा नाम काटने की सूची दी गई, एप्लीकेशन दिया गया है, उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जाए। इसमें बहुत बड़ी साजिश है, लोकतंत्र की हत्या करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से मैं निवेदन और गुहार लगाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्वतः संज्ञान ले। इस तरह की घटना कैसे हो गई कि हजारों हजार लोगों का नाम काटा गया है जो मौके पे वहां पे उपलब्ध हैं। ठीक है, मौके पे हैं। जी तपस्पाल जी आऊंगी जी। ठीक है, बड़ा विषय है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के मैं प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, एक सवाल और वो आपने अभी वोटर लिस्ट को लेके बोला है ना, जो नाम जहाँ एक व्यक्ति का व्यक्ति से मिला, सुन तो लीजिए, दस्तावेज दिखाए कि भाई अरे प्रभु सुन तो लीजिए। शैलेंद्र जी सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। अरे सुन तो लीजिए भाई, है ना। देखिए आपने अभी अभी बताया कि वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक व्यक्ति का एक विधानसभा में अगर दो वोटर आईडी कार्ड बना है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है, एक बार बता दीजिए मुझे। शैलेंद्र जी, मैं सपोज एक असेंबली में हूँ और मेरा 2 वोटर आईडी कार्ड बन गया। तपस्पाल जी सुन लीजिए अब जवाब। बिल्कुल सच नहीं है। देव मैं जी एक मिनट के साथ कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, ये जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ठीक है शैलेंद्र जी, ठीक है। देव जी आऊंगी, लेकिन संदीप जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। देव जी आऊंगी, आपको भी प्रॉपर टाइम दूंगी। संदीप जी देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पिछले 1 से 1.5 साल में जिस तरीके से जो बड़े बड़े नेता थे वो जेल में गए, फिर आए वहां से, और अरविंद केजरीवाल भी जो बड़ा नाम है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, तमाम, और कहीं ना कहीं उसका एक नुकसान यहाँ पर देखने को भी मिला था। जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी ने अब की बार क्लीन स्वीप किया, हैट्रिक लगाई, उसके बाद स्वाति मालीवाल का केस सामने आता है, और उसके बाद पॉल्यूशन, तमाम जो मुद्दे इस वक्त बीजेपी की ओर से उठाए गए, और जो बड़े नेता थे जिनमें एक बड़ा नाम कैलाश गहलोत का है जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, और उस इस्तीफे में जो कुछ उन्होंने जिक्र किया था, और जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं दिल्ली में है,
अब जो आम आदमी पार्टी तमाम घोषणाएं कर रही है या बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का जो मुद्दा उठा रही है, उससे ये क्या उनको टैकल कर पाएगी? ये चीजें जो है नीचे दब जाएंगे और जो मुद्दे इस वक्त आम आदमी पार्टी उठा रही है वो सबसे आगे जाकर करेंगे और कोई ना कोई फायदा पहुंचाएंगे? देखिए मैडम, कई चीजें हैं। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को जो व्यक्ति छोड़ के गए, क्या वो राजनीति में सफल हुए? कपिल मिश्रा सफल हुए क्या? अशोक गहलोत का भी कपिल मिश्रा जैसा ही हाल होने वाला है। इससे पहले अश्वनी उपाध्याय थे, वो छोड़ के गए थे, वो वहां पे जाके सफल नहीं हुए। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी का जो पक्ष है, जो आम आदमी पार्टी का काम करने का तरीका है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों को घेरती है, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ता है। और बीजेपी मीडिया के सामने राजनीति कर पाती है, टीवी चैनलों पे राजनीति कर पाती है। दिल्ली में बीजेपी के पास एक भी ऐसा नेता नहीं जो पब्लिक का नेता हो, और जो लोकसभा का चुनाव है वो पब्लिक के नेता का नहीं, वो एक अलग बूम बनता है, उसका राष्ट्रीय लेवल का चुनाव होता है। और ये जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल अभी प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। आपका रूट लेवल पे अगर आप एमसीडी की बात करेंगे, देखिए एमसीडी में सुपड़ा साफ कर दिया सबका। आप विधानसभा की बात करेंगे तो 67 सीटें, एक बार 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत करके दी हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि भाई बांग्लादेशी आकर के चुनाव जिता रहे हैं या उसको रोहिंग्या चुनाव जिता रहे हैं, आप ये देखिए जब पहली बार अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीता, ना तो वो केंद्र में कई मिनिस्टर थे, ना उनकी पार्टी केंद्र में थी। उससे पहले कांग्रेस की सरकारें रही हैं या बीजेपी की सरकारें रही हैं, तो क्या वो रोहिंग्या बीजेपी को जिताएंगे या कांग्रेस को जिताएंगे? आम आदमी पार्टी को क्यों जिताएंगे? और 67 सीटें अगर जीत जाती है आम आदमी पार्टी, तो मुझे ये बताइए क्या पूरी दिल्ली में बांग्लादेशी और रोहिंग्या और पाकिस्तानी भरे हुए, हिंदुस्तानी नहीं रहते दिल्ली में? तो इस तरीके के आरोप लगाना ये निराधार आरोप है। भारत की जनता ने अरविंद केजरीवाल को जिताया है। अरविंद केजरीवाल भी भारत का बेटा है, अपने इशू लेकर जनता के बीच में गया, जनता को उनकी चीजें पसंद आई। और एक बार धोखे से जीत सकता है, दो बार अरे 3-3 बार वो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका है। और आपको एक चीज बता दूं, जिस तरीके से उनको जेल में डालकर, उनके मंत्रिमंडल को जेल में डालकर उनकी इमेज को डाउन करने की कोशिश की गई, कोशिश तो इमेज को डाउन करने की थी, लेकिन कई बार इमेज बिल्ड होती है। आप ये देखिए, नेल्सन मंडेला जेल में रहे, महात्मा गांधी जेल में रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे, और हाल ही में हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया। जेल से निकलकर मुख्यमंत्री बने, आपके सामने उदाहरण है। तो जनता सारी सब कुछ देखती है। मैं ये मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल की इमेज बिल्ड हुई है, जनता का विश्वास उनमें बढ़ा है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए, सारी चीजें लोगों को समझ में आ रही है, तो इस वजह से भी अरविंद केजरीवाल का पलड़ा आज भारी है। जी बिल्कुल संदीप जी। देव जी देखिए, आप अपनी जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके साथ एक और सवाल जो बीजेपी ने लगाया है कि अभी पूर्वांचलियों की याद आखिरकार आम आदमी पार्टी को क्यों आई? 10 साल से क्या उनको पूर्वांचलियों का ख्याल नहीं आया? कोविड के समय पर जब जो पूर्वांचल के लोग थे, जो बिहार के लोग थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे, जब वो अपने घरों के लिए निकल रहे थे, क्या तब आम आदमी पार्टी को इन पूर्वांचलियों का ख्याल नहीं आया? देखिए, आपको तो पता ही होगा कि कोविड में जितना आम आदमी पार्टी ने काम किया, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे किसी सरकार ने उतने अच्छे से कोविड को टैकल किया। इनकी बात कर देता हूं, पूर्वांचलियों की याद आने की बात कर रहे हैं। हम लोग तो पूर्वांचली है ही और पूर्वांचलियों को देख रहे हैं, लेकिन एक चीज इनको बता देना चाहूंगा कि जब इन्होंने पूर्वांचलियों का वोट काटा है, जब इन्होंने पूर्वांचलियों के हक मारने की कोशिश की, तो आम आदमी पूर्वांचलियों के साथ खड़ी हुई है। तो इनको लग रहा है कि इनको हमें याद करने की जरूरत है। जी तब से लेके आज तक अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में मैंने अभी आया, कोई काम नहीं होता था, लेकिन सरकार बनी, हमने देव जी माफ कीजिए। जी जी जी, यहाँ पर बैठे हुए कुछ भी बोले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अस्पताल कोई है ही नहीं दिल्ली सरकार के पास। अरे 32 अस्पताल है दिल्ली सरकार के, 32 अस्पताल है, केंद्र सरकार के भी नहीं है उतने अस्पताल। ठीक है, लोकनायक अस्पताल, जीटीबी अस्पताल, निवास हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय, रावतुल्ला राम, कितने गिनवाऊं मैं? और सब में बहुत शानदार साथ रेफरल होता है, प्राइवेट से भेज के फ्री इलाज करा देते हैं, गरीब का मजदूर का। अब आपकी बात करिए, करना छोड़ दीजिए, पूर्वांचल को रोहिंग्या से कंपेयर करना छोड़ दीजिए। ठीक, उतर जाइए चंद वोटों के लिए। आप पूर्वांचल 50 साल से दिल्ली
आप उनको रोहिंग्या बोलना शुरू कर दें। ठीक है तपोषपाल जी, देखिए एक बात तो यहाँ पर जो संदीप जी ने कही वो बिल्कुल सही कही। झारखंड का उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, बीजेपी ने किस तरीके से वहां पर घुसपैठ का मुद्दा उठाया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, रोहिंग्याओं का मुद्दा उठाया, लेकिन कोई फायदा बीजेपी को वहां पर नहीं मिला। हेमंत सोरेन की सरकार बनी। तो आपको क्या लगता है, जो आप लगातार आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठियों को, बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, रोहिंग्या है, उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है जो दिल्ली की जनता को दी जानी थी, ये मुद्दा प्रभावी रहेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखिए, मैं आंसर देता हूँ आपके क्वेश्चन का। पहले मैं बता दूं, ये देश साहब बता रहे थे कि पूर्वांचली है, पूर्वांचली मैं भी हूँ भाई। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इलाहाबाद का, प्रयागराज का है। वो मेरे जहाँ से मैंने बीटेक किया है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, उस यूनिवर्सिटी का नाम ही पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। तो पूर्वांचल की जो समस्याएं हैं, और पूर्वांचल में इससे पहले किस तरीके से माफिया घूमते थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और इस तरीके के जितने लोग हैं, उनके उन्मूलन का जवाब सिर्फ बीजेपी के पास था। अगर आपको ये लगता है आप पूर्वांचली होकर दिल्ली में आके बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं और हक की बात कर रहे हैं, तो पूर्वांचल में रह के अगर आप पूर्वांचल की बात कर लेते तो मान लेता मैं आपका। वहां किसी की बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं वहां पे खुद उस समय भाजपा के लिए मैं किस तरीके के काम करता था, फिर कभी बताऊंगा, अभी डिबेट की बात है। बाकी मैं बता दूं किस तरीके से आप आम आदमी पार्टी भागी है अपनी जिम्मेदारियों से। पराली जलाने की बात हो, तुरंत पंजाब सरकार पे पहले ये आरोप प्रत्यारोप कर देते थे। अभी पंजाब में इनकी सरकार है, इस बार फिर से बड़ा प्रदूषण है दिल्ली में। इनकी संसद ये कुछ नहीं बोल रहे थे। बाढ़ आने पे किसकी जिम्मेदारी है? हरियाणा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इनकी, ये उसमें भी कुछ नहीं बोलेंगे। सूखा पड़ने पे ये अनशन कर लेते थे। आपको याद होगा, ये घड़ा पीछे रख के सामने अनशन पे बैठ जाते थे। उस समय केजरीवाल जी जेल में हुआ करते थे। और इनके पास सिर्फ धरना प्रदर्शन और अनशन, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनके नेताओं की क्वालिफिकेशन सिर्फ यही है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि आईआईटी का नाम लेके कि केजरीवाल जी आईआईटी से बहुत ज्यादा सुशिक्षित है और बहुत ज्यादा इनके पास क्षमता है और वो है, तो वो संजय सिंह को क्यों नहीं शिक्षित कर लिए? वो जब भी संसद में आते थे तो मेज के ऊपर खड़े हो जाते थे। शिष्टाचार संसद भवन में किस तरीके से रहना है वो संजय सिंह जी को सिखा देते। कभी नहीं सिखाया। इनके लोग हमेशा अराजक बने रहे, वो चाहे म्यूनिसिपैलिटी का हो। तपोषपाल जी, ठीक है, आपकी सारी, देव जी एक मिनट रुकेगा। तपोषपाल जी आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन जो संदीप जी ने कहा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट भी डिसाइड कर चुके हैं, तमाम योजनाएं लेकर आ रही है, जो मुद्दे इस वक्त उसके ओर से उठाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। ना ही अभी तक बीजेपी के पास दिल्ली के अंदर कोई एक ऐसा चेहरा है जिसको अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया जाए। देखिए, लोकसभा इलेक्शन में भी अगर आपको याद होगा, समाजवादी पार्टी ने डेट इलेक्शन का डेट आने से पहले ये 25 की जारी कर दिया था। उसमें तो सारे लोग हार गए थे। ठीक है, शायद 80% हार गए थे, 20% ही जीते थे। ठीक, जो परिवार की सीटें केवल वही बची थी। ठीक है, तो ये बिफोर टाइम चल रहे हैं और बिफोर टाइम चलने वाले एक्सीडेंट के लपेटे में आ जाते हैं। ठीक है तपोषपाल जी। शैलेंद्र जी, टाइम चलिए। जी शैलेंद्र जी, देखिए संदीप जी ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली। वो बोला कि दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला तो है, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, लेकिन इस वक्त जो फ्रेम में नजर आ रही है, जिसके बीच में आरोप प्रत्यारोप या बयानबाजियों का सिलसिला है, वो केवल बीजेपी और आम आदमी पार्टी है। इस वक्त अभी कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है ये नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जननायक माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की जो यात्रा उन्होंने की है, पूरे देश में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बहुत तेजी से बढ़ा है। और लोग हमारी पार्टी से दिल्ली हो या इवन पूरे देश में लोग पहले से काफी तेजी से जुड़े हैं। जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों को गुमराह किया गया है, आज वो सभी लोग इस बात से पूरी तरीके से परिचित हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ की पार्टी है। ये सिर्फ जाति और धर्म और नफरत फैला करके लोगों को बांट करके राजनीति करती है, जिसका आपने सामने सभी उदाहरण है। इस लोकसभा के चुनाव में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 400 का नारा दिया गया था
और आपके सामने रिजल्ट है, उत्तर प्रदेश के पटल पे हो या पूरे देश के पटल पे, अगर ये जनता को अगर वोट से अगर ये सरकार बनानी होती तो आज भी जो है इंडिया अलायंस की सरकार बनती इस भारत के लोकतंत्र में। लेकिन इसी तरीके से ये लोगों का वोट काटा गया है। शैलेंद्र जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, चूंकि आप लगातार बीजेपी से भी आप सवाल पूछ रहे हैं और आपने बताया अभी क्या मुद्दे, क्या जिस तरीके से राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, हरियाणा के अंदर चुनाव की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि गठबंधन हो जाए, राघव चड्ढा ने भी कहा कि हमारी ऐसी आशा तो है, हम चाहते तो है गठबंधन हो जाए, लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस की इकाई थी वो इतना ओवर कॉन्फिडेंस थी कि हम हरियाणा को जीत जाएंगे, लहर जो है कांग्रेस की ओर से चल रही है, इसलिए हम आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। अब उसका उलट जो है दिल्ली के अंदर दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस तो चाहती है गठबंधन हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हम तो नहीं करेंगे कांग्रेस के साथ गठबंधन, क्योंकि लोकसभा में नतीजा हम देख चुके हैं। देखिए, हरियाणा के चुनाव की जहां तक बात है अमीषा जी, मैं उस चुनाव में गया था, लगभग 10-12 सीटों पे जो हरियाणा के जो हरियाणवी बेल्ट का जो है अग्रवाल बेल्ट में मैं प्रभारी भी था, वहां भी मैं लगातार। शैलेंद्र जी, मेरा सवाल ये था कि गठबंधन ना करने से जिस तरह से कांग्रेस को नुकसान हुआ हरियाणा के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा गठबंधन ना करने से कांग्रेस के साथ? देखिए, ये तो जनता का निर्णय है। वहां पे हम चुनाव बहुत कम मार्जिन से, वही भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोगों को झूठ और पैसे के बल पे और सत्ता के बल पे सरकार द्वारा लोगों को डरा धमका करके वो चुनाव पुनः जीत तो गए किसी तरीके से, लेकिन आप मार्जिन आप देख लीजिए, जो विधानसभा के सीटों में जीत का अंतर है वो बहुत कम पॉइंट में हार जीत का अंतर है। तो निश्चित रूप से जनता हमारे साथ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा ईडी सीबीआई के माध्यम से धन बल का प्रयोग करते हुए सरकार तो इन्होंने बना लिया, लेकिन सच में जनता इनके साथ नहीं है, ये सच्चाई है। अभी आप छत्तीसगढ़ झारखंड का चुनाव देख लीजिए, इवन मैं महाराष्ट्र के चुनाव में पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि अगर सही से चुनाव होता, अगर इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ चुनाव कराया होता तो वहां भी इनकी सरकार नहीं बनती। मतलब ये लोकतंत्र के हत्या लगातार। शैलेंद्र जी, मतलब जिस तरीके से आपने अभी जवाब दिया, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, भले ही चुनाव के बाद की जाए, जैसे 2013 के अंदर किया था 13 दिन का निर्णय है, और लोकसभा में अलायंस भी हुआ था और जनता ने उस निर्णय को स्वीकार किया और एक बड़े सीटों में हमको तबलीग भी किया। और ठीक है देव जी, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से शैलेंद्र जी ने यहाँ पर जवाब दिया है, कांग्रेस के मन में तो है गठबंधन, भाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं गठबंधन? लोकसभा चुनाव हो गया, आप हरियाणा में भी तो करना चाहते थे। देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व की बातें हैं कि किस तरीके से गठबंधन को आगे लेके चलना है या क्या गठबंधन की रूपरेखा होगी। हमें नहीं पता है कि हमारी पार्टियां गठबंधन करेंगी भी कि नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, हमने नहीं करेंगी क्योंकि 70 सीटों उन्होंने कैंडिडेट दे दिया है, और जो भी होगा ये राजनीति है, इसे आगे का पता नहीं। लेकिन हाँ, ये चीज बिल्कुल सही है कि हमने पिछले 3 टर्म में, एक तो छोटा सा टर्म था, लेकिन 10 सालों में दिल्ली की जनता ने हमको भरोसा जताया और हमने उस हिसाब से उनको शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का मॉडल, सारी चीजें उनकी सामने रख दी, बिजली, पानी, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री। तो ये सारा अपने काम करने का तरीका दिल्ली की जनता पता है। और असल में भाजपा की एक टीस बता देता हूँ, भाजपा के दिल में एक चीज कुरेदती है कि जहां पे मंत्री जी रहते हैं, वहां से जो विधायक हैं वो अरविंद केजरीवाल जी, जहां देश की कैबिनेट बैठती है वहां उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल। तो ये इस चीज से ये बहुत बौखलाए हुए हैं, हर जगह करने जाते हैं। लेकिन हम आपको बता रहे हैं, आप दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं कि आम आदमी राजनीति करती है, जनता के है, इसीलिए जनता हम पे भरोसा जताती है। और हम पिछले 3 बार जीते थे और ये 4थी बार भी हम अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है संदीप जी, एक मिनट में किस तरीके से जो अब बांग्लादेश का जो मुद्दा उठाया गया है आम आदमी पार्टी की ओर से पूर्वांचलियों का, वो एक मास्टर स्ट्रोक रहेगा या फिर ऐसे ही रह जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा? क्योंकि लगभग पूर्वांचली जो है 20 से 25 सीटों को यहाँ पर इफेक्ट करता है, 20 से 25 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है।
देखिए बिल्कुल, पूर्वांचली हो, चाहे यूपी के रहने वाले लोग हों, चाहे हरियाणा से आकर रहने वाले लोग हों, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, साउथ के हों, सभी जगह के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। और अगर इस तरीके से टारगेट किया जाएगा, पूर्वांचली ठीक है, एक नाम ले दिया पूर्वांचली, लेकिन बाहर के लोगों को अगर टारगेट किया जाएगा तो इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस बार आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकल गई है। जिस तरीके से शुक्रिया संदीप जी आपका, देव जी आपका, शैलेंद्र जी आपका और तपोश पाल जी आप चौरा को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। आम आदमी पार्टी ने जो बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया है, इसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा या कितना नुकसान बीजेपी को होगा, ये तो विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी किसी और मुद्दे पर आपसे मुलाकात। नमस्कार।